बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हालिया दिनों में जड़ांवाला में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके पेश नज़र क्या अवामिल थे, क्यों माशरे में अदम बर्दाश्त तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। अगरचे कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी जड़ांवाला का दौरा किया और उस हवाले से वहाँ पर इस बात की यकीन दहानी कराई कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात नहीं होने दिए जाएंगे। पुलिस, सिक्योरिटी, तमाम तर यकीन दहानियाँ। लेकिन नाज़रीन, फिर कहीं ना कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी करियर में, किसी सूबे में ऐसा वाक़या हो जाता है जो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बनता है। अगर हम पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को देखें तो उन्हें तमाम तर कानूनी आइनी हकूक़ हासिल हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं, हमारे पोलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन भी कायम कर रखा है जो अक़लियतों के बारे में, जिसे जुडिशल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कहते हैं। और उसके सरबराह डॉक्टर शुएब सडल साहब हैं। डॉक्टर शुएब सडल साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रहे, साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी रहे, डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो भी रहे, और उसके अलावा लिखते भी हैं, तहकीकी मकालाजात इनके बहुत सारे शाया हुए हैं और कौमी और बैनुल-अक़वामी वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशल सिस्टम, माइनॉरिटीज़, पाकिस्तान के अंदर ये जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, लॉ लेसनेस है, रूल ऑफ़ लॉ, इस हवाले से इनकी बहुत तहकीक है। डॉक्टर शुएब सडल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपनी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। कुछ ये बताइए कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हम दे चुके हैं जड़ांवाला पे, पंजाब की गवर्नमेंट भी गई, चीफ मिनिस्टर भी गए, इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म भी गए। कुछ ये बताइए कि ये हर मरतबा ये कहा जाता है कि जी अब आइंदा ऐसे वाक़यात का तदारक किया जाएगा। एकेडमिकली बताइए कि क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं कि इस एक्सट्रीम तक मॉब पहुँचता है और फिर घर और इबादत गाहें जला दी जाती हैं। देखें मतीन साहब, जो ये है ना बात के हर दफ़ा हम कहते हैं कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। हाँ, वो है कि हमारी सोसाइटी में ना बड़े सारे अब स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। हाँ, जब तक हम उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे ये चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा, फिर सबसे जो ज़्यादा किसी सोसाइटी में होता है ना इफ़ेक्ट जिस चीज़ का, जो इन के इस तरह के वाक़यात को प्रिवेंट करती हैं, वो होता है आपका जो रूल ऑफ लॉ की क्या कैफियत है। अच्छा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रूल ऑफ लॉ में हम इंटरनेशनली अगर कंपेयर करें अपने आप को तो बहुत नीचे हैं, कानून की बालादस्ती में बहुत नीचे हैं, तो बैनुल-अक़वामी इशारियों में। हाँ, और जब तक हम अपने इन इशारियों को इम्प्रूव नहीं करेंगे और हमारे यहाँ अब देखें ना, अगर आपको ये पता हो कि यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू नो, ये तो बहुत इजी चीज़ है पाकिस्तान में, और हकीकत भी ऐसी है कि तो आप फिर क्यों नहीं इस तरह की हरकतें करेंगे और बार बार करेंगे। ट्रू। तो ये जो आपने जिक्र किया जड़ांवाला के वाक़े, पहले कमीशन का मैं थोड़ा सा जी कमीशन का बताइए। तो कमीशन और इसका मैंडेट। हाँ, आपको याद होगा कि 2013 में वहाँ पेशावर के चर्च में हमला हुआ था, बहुत खौफनाक हमला था, बहुत खौफनाक हमला जी। तो उस खौफनाक हमले ने उस वक्त तसद्दुक़ जिलानी साहब थे चीफ जस्टिस जी, हमारी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया और उस पे फिर एक जून 2014 में उनकी जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। उस जजमेंट में उन्होंने 6-7 डिफरेंट यू नो जो डायरेक्शंस मैं कहूँगा वो दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली डायरेक्शन ये थी कि जी फेडरल गवर्नमेंट को एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, ठीक, जो ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दे। अब साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊँ, आज तक वो अभी टास्क फोर्स बनी नहीं है, क्योंकि वो
कमोबेश 9 बरस हो चुके हैं और टास्क फोर्स नहीं बनी। नहीं सुप्रीम बनी। कोर्ट का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और ये टास्क फोर्स बनानी थी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने, तो वहाँ ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कभी इंटर मिनिस्ट्रियल झगड़ा शुरू हो जाता है कि नहीं मेरा नहीं काम, ये दूसरे का है। लेकिन बहरहाल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अभी तक इस पे कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। मतलब जब वो कंप्लीट ना हो तो इनकम्प्लीट काम को तो आप कुछ भी नहीं जी, ना कुछ भी नहीं। तो अगर कुछ हुआ भी है तो फिर दूसरा जो डायरेक्शन थी उनकी वो ये थी कि ये जो करिकुलम है इसमें से जो हेट मटेरियल है वो निकाला जाए और हेट मटेरियल निकालने के अलावा ये जो है इंटरफेथ हारमनी उसको शामिल किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। प्रमोट किया जाए। अच्छा, अब उस पे ये तो आप कह सकते हैं कि हाँ हेट मटेरियल की हद तक ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम पे इतने साल काम होता रहा है तो वो क्लियर हुआ है, वो क्लियर हो गया। वो क्लियर हो गया। नफरत पे मबनी जो मवाद है हमारे निसाब में से वो निसाब में से निकल गया वो। लेकिन आगे क्या हुआ है उसमें प्रॉब्लम जो आया हुआ है अब, जिस पे कि मेरे मीटिंग्स होती हैं लेकिन अभी हम किसी डायरेक्शन में नहीं पहुंच सके और मामला एंड पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रिज़ॉल्व करना है कि वन वे और दी अदर। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस अहम तरीन इशू पे यानी पाकिस्तान में अक़लियतें, इनके क्या हकूक़ हैं, इनके मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं और शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर शुएब सडल साहब। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और आज हमारे मद्दे मुकाबिल हैं डॉक्टर शुएब सडल साहब। शुएब सडल साहब, ये तमाम तर चीज़ें तो चल रही हैं, आपने कहा कि SOPs बन रहे हैं, फिर स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस वो इस वक्त प्रोसेस में इनका 5% कोटा है माइनॉरिटीज़ का जी जो मुलाजमतों के लिए, उसका क्या स्टेटस है इस वक्त? उसका स्टेटस ये है कि फर्स्ट टाइम ये एक तरह से ना जिसको सेंसस आप कह लें कि मैंने कहा कि अच्छा पता तो चले कि कितनी वैकेंसीज इनकी खाली पड़ी तो इस वक्त आबादी कितनी है जो ताज़ा मरदमशुमारी है डिजिटल मरदमशुमारी में उससे पता चल सके कि टोटल अक़लियतें कितनी हैं? अक़लियतें वो तो कोई अबाउट 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन हाँ टोटल जो है, ज़्यादा नहीं है उस लिहाज से। तो इसमें ये हुआ है कि आप हैरान होंगे कि जब डेटा लिया जी तो पता चला जी कि 31,000 वैकेंसी खाली है। 31,000 वैकेंसी खाली हैं सूबाई और वफाकी सतह पे। सिर्फ माइनॉरिटीज़ का कोटा जो है 5% जो अप्रूव्ड है और वो खाली हैं। अप्रूव्ड है। अच्छा, अब पूछा कि भाई क्यों नहीं फिल करते इसको? अच्छा, उसकी मुख्तलिफ रीज़न हैं। बजट भी हर साल लेते हैं उन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट। बजट भी हो रहा है लेकिन फिर भी फिल नहीं हो रहा है। वो बजट फिर आखिर पे जाके रीअप्रोप्रिएट हो गया किसी तरफ इधर उधर हो जाता, किसी और मद में चला जाता। क्यों नहीं फिल होती? जो जवाब है, जवाब तलबी हुई इस पे। हाँ, और जो जवाब मिलता है आपको यूजुअल वो ये है कि नहीं जी देयर कैंडिडेट्स आर नॉट अप टू द मार्क। कैंडिडेट्स आर नॉट अप टू द मार्क। तो मैंने कहा भाई तो ये अप टू द मार्क लाना किसका काम है? उसके लिए भी तो हमें कोई स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे। बहरहाल उसके लिए अब ये किया गया है कि 2% स्टूडेंट कोटा रखाया गया है तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। 2% स्टूडेंट कोटा माइनॉरिटीज़ का, ताकि हर सूरत में एडमिशन मिलना है। हाँ, 2% को मिलना ही मिलना है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे लॉ है, चाहे वट एवर जितने भी आपके वो हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स, तो नर्सिंग है उसमें भी। तो उससे अब वी आर होपिंग के कम से कम लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं स्टूडेंट्स वो उस लेवल पे आएंगे। अच्छा, ताकि मतलूबा जो है वो ताकि ये वैकेंसीज जो हैं ये बहाना भी मिले। हालांकि इतना नहीं है जितना कि फिर मैंने जो प्रोविंशियल कमीशंस हैं उनको भी विज़िट किया है। तो पंजाब वाले ने पिछले साल अब उसका ये असर हुआ है कि 450 के करीब वैकेंसी
फिल हुई है। उनके पास आई नहीं। अच्छा। फिल तो कोई 160 के करीब हुई हैं, तो बाकी फिर भी रह गई हैं, लेकिन चलें 160 लोगों को हाँ, तो ना होने से बेहतर है। ये जॉब्स जो हैं ग्रेड 11, 12, 14, 16 क्लरिकल स्टाफ, असिस्टेंट, ये 16 ग्रेड तक तो हैं ना, तो 17 के भी बीच में कुछ आ जाते हैं जो प्रोविंशियल कोटा में आते हैं, तो उससे कुछ आगे बात बढ़ रही है। साथ मैं इनको इनकरेज भी करता हूँ जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं कि भाई देखें, आपको चाहिए कि आप भी इन अपने बच्चों के लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर्स खोलें, ताकि इनको प्रिपेयर करें कि अगर ये दफ्तरों में जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं उनमें बैठेंगे तो आपके मसाइल खुद कम हल होंगे। अच्छा, फिर जो आप इसको हैरान होंगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर FPSC से मतलब ये डिस्कशंस के बाद ये हुआ है कि एक स्पेशल CSS एग्ज़ाम ओनली फॉर माइनॉरिटीज़। अच्छा, ये अप्रूव हो गया? ये प्रोसेस में आजकल प्रोसेस में है। मतलब ये एग्ज़ाम जो है वो कोई महीने तक होना है शुरू। स्पेशल CSS एग्जाम फॉर माइनॉरिटीज, ओनली फॉर माइनॉरिटीज। ये बहुत बड़ी खबर आती है। उसमें किसी और प्रोसेस में और बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। नहीं, ऐलान हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, ऐलान हो चुका है। उनके जो वेबसाइट है कमीशन की उस पे आ चुका है। 2-3 महीने हो गए हैं। और बल्कि जो उसका अब इम्प्लीमेंटेशन है, वो इनिशियल थी अपना जिसको कहते हैं सिलेक्शन वो हो चुकी है। अब रिटन एग्ज़ाम होना है। जी, तो वो अच्छा। अब इसके अलावा क्या है कि आपने एक नेशनल काउंसिल या नेशनल कमीशन बनाना था फॉर माइनॉरिटीज़। जी, ठीक है जी, ताकि और मेरे ज़हन में ये था कि जब वो कमीशन बन जाए तो ये जितना काम फिर मेरे वक्त हो जाएगा वो अपनी जगह, जो बच जाएगा ये सारा उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो आइंदा इसको स्टैंडिंग कमीशन के तौर पर लेके चलते रहेंगे। जिस तरह नेशनल कमीशन बने हुए इंसानी हकूक़ के बारे में, बाकी इश्यूज़ के बारे में, वो भी मैं आपको लतीफ़ा उस पर सुनाता हूँ। लतीफ़ा कि ये अनफॉर्चुनेट बात है हमारे कि ये जितने कमीशंस हैं जी, चाहे चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में, चाहे विमेन कमीशन है, फिर इंसानी हकूक़ का कमीशन है, इन कमीशन में से कोई भी कमीशन जो है वो अप्रूव्ड नहीं है बाय द यूनाइटेड नेशंस। कोई भी अप्रूव्ड नहीं है UN की तरफ से, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा है। वो हुकूमत पाकिस्तान के तो आएंगे। तो ये लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आगे सुन लें जरा। जी प्लीज। कि देयर इज समथिंग नोन एज एंड कॉल्ड एज पेरिस प्रिंसिपल्स। ठीक है। पेरिस प्रिंसिपल्स ने ले डाउन किया हुआ है कि जी ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं इनके क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे। उसमें ये है कि स्टैंडर्ड उन्हें तय कर दिए हुए बहुत अरसे से। अच्छा, उसमें यह है कि जी आपको कितना फ्रीडम चाहिए, ऑपरेशनल कितनी इंडिपेंडेंस चाहिए, अमल दरामद के हवाले से और एक्शन के हवाले, एनफोर्समेंट के हवाले से, एक्शन एनफोर्समेंट। आपके बजटरी प्रोविजंस क्या होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बजट ही कोई नहीं है तो बैठे हुए हैं वैसे ही, इस तरह की चीज़ें। लीगल कितनी आपको फ्रीडम चाहिए। हमारा कोई भी कमीशन उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता। माय गुडनेस, ये हाँ जी, हमारा कोई भी कमीशन पेरिस के जो प्रिंसिपल्स हैं, नतीजा क्या है कि हमारे यहाँ से लोग डेलीगेट के तौर पे नहीं जाते। हाँ, जब इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं जहाँ कि वो वोट डाल सकें और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकें। हमारा ये है कि जी हाँ गए, चलो एज ऑब्जर्वर देख के वापस आ गए, तो और बल्कि यहाँ मैं अब बात करना नहीं चाहता लेकिन मैं कर देता हूँ जी। वो ये है कि इवन नेक्स्ट डोर जो हमारे अफ़गानिस्तान है उसका जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इवन वो उधर
मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेशन, ट्रू रिप्रेजेंटेशन, और उनको वोटिंग राइट है वोटिंग राइट अंडर यूएन। अंडर माय ये इसमें सिर्फ ये चीज़ भूल जाएगी, ये फिर किसके करने का काम था? वजारत खारजा का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का? चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है जो आपकी ये सारी एग्रीडेशन ये देखें काम तो मुतलका मिनिस्ट्री का होता है मुतलका मिनिस्ट्री का। तो इस केस में तो चूँकि माइनॉरिटीज़, अच्छा माइनॉरिटीज़ का शोबा इनके पास है, रिलीजियस अफेयर्स के पास जी, उस पर भी मेरा एक व्यू है कि ये माइनॉरिटीज़ की अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। ये जब तक हम अलग अभी नहीं तो इस करेंगे, गवर्नमेंट में एक एडवाइजर उन्होंने लगा दिया अकलियती। एडवाइजर इज नॉट इनफ, नॉट यू नो, यू नीड टू हैव अ सेपरेट एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री जब मोहतरमा थी तो उनके वक्त थी, आपको याद है वो भट्टी साहब जो बेचारे, जी, शहबाज भट्टी साहब, शहबाज भट्टी साहब, जी, तो हाँ जहानी हो गए, ही वाज किल्ड जी, अननेसेसरली। बट उस वक्त वो टाइम था जब सेपरेट मिनिस्ट्री भी थी और सेपरेट ऊपर मिनिस्टर भी था। बिल्कुल, तो बहुत उन्हें बाख्तियार बनाया गया था। तो वरना इन्होंने ना मर्ज कर छोड़ते हैं विद रिलीजियस अफेयर्स। अब रिलीजियस अफेयर्स के साथ मेन काम जो है ना वो है हज और उम्रे का, और वो काफ़ी ज़्यादा काम है, बहुत बड़ा टास्क है वो। अगर उस टास्क को सही तरीके से कर लिया जाए तो अब भी, बल्कि मैं ये जो सेटअप है इस वक्त केयर टेकर, मैं तो वो कहूँगा कि उनको इसको रिविज़िट करके तो इस मिनिस्ट्री को तो सेपरेट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो तमाम तर चीज़ें आपने बताई, ये यकीनी तौर पे अक़लियतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जो भी वाक़यात। बस वन मोर थिंग, और उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर, वो कमीशन की जो बात मैंने जी, कमीशन वो मुकम्मल कीजिए। हाँ जी, उसमें ये हुआ कि ये चूँकि वो जब ये मुझे दिया गया टास्क तो थोड़े दिनों बाद ये शुरू हो गया कोविड वगैरह, ठीक, तो दफ्तर भी बंद हो गए, ठीक, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया। हाँ, वर्क फ्रॉम होम हो गया, अगर मेरे पास उस वक्त दफ्तर था ही नहीं, वो तो बाद में मिला जी। तो वर्क फ्रॉम होम से आई थॉट कि ये तो चूँकि और तरह का काम है, तो मैंने ये कमीशन का ड्राफ्ट बना दिया। वेरी गुड, कमीशन का बाकायदा एक ड्राफ्ट बना लिया, और जो कि पेरिस प्रिंसिपल्स को कंफर्म करता है। वेरी गुड। तो वो मैंने तमाम जो हमारे सेक्रेटरी साहबान हैं फेडरल गवर्नमेंट में, इनको और प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरीज को भेज दिया कि आप इसको देख लें, और यहाँ आपको प्रॉब्लम नज़र आता है वो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि उसके मुताबिक। तो वो हुआ ये कि आज तक कोई कमेंट्स नहीं मिले। आज तक कोई कमेंट्स नहीं मिले? किस मिनिस्ट्री से? किसी से भी जो जहाँ आपने भिजवाए, किसी से भी, और मुतलका मिनिस्ट्री में भी ऐसे ही पड़ा रहा है। और एग्जैक्टली किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव करना था? ये तो मिनिस्ट्री जो है रिलीजियस अफेयर्स है, चूंकि उसके साथ है ना अभी तक, तो उसने लेके फिर कैबिनेट में पेश करना है। हाँ, कैबिनेट एंड देन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, ठीक। अच्छा, और उधर एक आध दफ़ा जब ये इशू आया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ कहा गया कि जी हम प्रोसेस कर रहे हैं और जल्दी ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है। अब ये जो मोर रिसेंटली काफ़ी, वो आपको पता ही है, धड़ाधड़ मुख्तलिफ लाज पास हुए जी, अभी पिछली सबकदोश होने वाली हुकूमत में, तो उसमें ये भी हुआ कि एक लॉ इस कमीशन पे भी पास तो हो गया, कमीशन पर हो गया, नहीं सुन लेना, हाँ, पास हो गया बाय द असेंबली, नेशनल असेंबली, लेकिन उसमें ये जो उनको प्रपोजल्स दी गई थी जी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ये भी प्रपोजल थी कि भाई इनका हेड जो है इस कमीशन का वो प्रेफरेबली माइनॉरिटीज से होना चाहिए। जी, इसका जो हेड है माइनॉरिटीज से होना चाहिए इस कमीशन का, ठीक है, बजाय इसके कि उसमें मेजॉरिटी जो है वो हम मुसलमान डाल दें, तो मुसलमान हेल्प करें, मतलब इंटरफेथ हारमनी तो होनी तब है जब सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। तो वो कोई शहबाज भट्टी साहब के वक़्त का पुराना जो एक कमीशन बना था, जो बना था नॉट कीपिंग इन व्यू द पेरिस प्रिंसिपल्स, बट एक इवन वो स्टैचुटरी भी नहीं था वो, मतलब वो पार्लियामेंट का भी पास शुदा नहीं था, बस उधर एक जिसको कहते हैं कि मिनिस्ट्री ने एक TOR भी इतने ज़्यादा, तो वो तहलील हो गया,
वो नहीं, उसको सामने रख के तो ये तश्कील दी गई, पास जी, कराने की कोशिश की गई। अच्छा, बिल्कुल। और इस कोशिश में फिर लेकिन उन्होंने डाल दिया स्पैनर अपना ये जो आपका सेनेट है, तो जब उधर शोर मचा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ें फिर इसको, वो मंजूर नहीं हुआ। जी, तो विच मीन्स के अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। अब उसके बाद फिर आप आते हैं वो दूसरी तरफ आते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इंतहाई अहम और फ़िक्र अंगेज़ सवाल डॉक्टर शुएब सडल साहब से करेंगे। शुएब सडल साहब हमेशा पूरे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP, सिंध, पंजाब और जिस तरफ भी जाएं पुलिस का ब्रूटल एटीट्यूड, आखिर ये क्या वजह है कि पुलिस अवाम दोस्त नहीं बन सकी? और आपने तो पूरी दुनिया में ट्रेवल किया, बड़े मॉडल्स देखे, पुलिस रिफॉर्म्स में रहे, नेशनल पुलिस ब्यूरो में रहे, पुलिस अवाम दोस्त नहीं बन सकी, अवाम का एतमाद पुलिस पे नहीं आ सका, ये क्या वजह है? देखें, एक तो इसकी सिंपल वजह जो है ना, वो तो ये है कि हमारी पुलिस जो है वो 1857 के मॉडल पे है। जी, ठीक है जी। तो हमारा एक्ट जो है वो 1861 का है। अगर पुलिस एक्ट जो है, पुलिस एक्ट, अगर ये 57 में म्यूटनी ना होती तो उस वक़्त ये डिसीजन हो चुका था कि पुलिस का मॉडल बदल देना है। अच्छा, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, अगर ये म्यूटनी ये डिसीजन 1858 वाली ना होती, 1856 में हो गया था। तो म्यूटनी ने इस सारे को ना, जिसको वो कहते हैं पलट दिया, क्लॉक वाज टर्न बैक। ठीक है, तो बस हमारी, आप इसको समझने के बदकिस्मती है कि अब वो एक्ट जो था 1861 वाला, वो था फॉर कंट्रोलिंग किस सोसाइटी को, जी, एक ऐसी सोसाइटी जिसके ऊपर हुक्मरानी जो है वो गैर मुल्की है, ठीक है जी। तो जहाँ आपने लोगों को एज ए कॉलोनी ट्रीट करना है, महकूम कौम, वो नहीं करना कि जी ये अच्छा। अब 47 के बाद तो हमें महकूमी से निकलना चाहिए था। तो उसके बाद तरमीम नहीं हुई, उसके बाद 25 से ज़्यादा कमिटीज़ और कमीशंस बने हैं पुलिस पे, किसी और गवर्नमेंट जॉब पे या गवर्नमेंट जो डिलीवरी पुलिस इस्लाहात पे 25 से ज़्यादा कमीशन बने 1947, जिसमें UN कमीशन है, जिसमें UK वाले आए, जिसमें जापानीज सब है, काम होता रहा। लेकिन जो उनकी रिकमेंडेशन हैं उनमें से कोई भी आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और वो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, और किसकी जी, और किसकी। अच्छा, हमने ये जब जन मुशर्रफ थे तो उनके वक्त, उन दिनों में तो बहुत काम हुआ। हाँ, पुलिस रिफॉर्म्स, वही टाइम है जब हमने ये 141 साल हो गए थे इसको, जो अपना 1861 वाला है, तो 141 साल के बाद उसको बदल दिया। पुलिस एक्ट जो आया 2002, पुलिस ऑर्डर जो आया था, पुलिस ऑर्डर 2002 वाला। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो हालात बदले, जब मुशर्रफ आगे पीछे हुए, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो मुशर्रफ की बाकियात हैं, तो इनको इस पे तो डॉक्टर साहब पार्लियामेंट की अप्रूवल थी जब वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कौन पूछता है जी पार्लियामेंट की अप्रूवल को। तो नतीजा क्या हुआ, आप हैरान होंगे कि लोगों ने इसको, पब्लिक सेफ्टी कमीशन बने थे, पुलिस पे चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम बना था, इसको निकाल दिया, बिल्कुल इसको निकाल दिया गया। हाँ, इसको डिलीट कर दिया और वापस आ गए 1861 पे। माय गुडनेस। अब ये सिर्फ हमारे मुल्क में हो सकता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो पुलिस ऑर्डर 2002 का इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। सच अ पेनफुल थिंग कि भाई, मैं आपको बताऊं कि जब ये हमने कर लिया पुलिस ऑर्डर 2002, तो ढाका में एक पूरे रीजन के जो मुल्क हैं, साउथ एशिया, जनूबी एशिया के ममालिक, इनकी एक वर्कशॉप हुई। तो पुलिस चीफ्स की थी, हाँ, नेचुरली चूंकि रिफॉर्म्स का इशू था, ठीक, तो पुलिस आपको शिरकत का मौका मिला। मैं उसमें मतलब कि मेन रिसोर्स पर्सन था फ्रॉम पाकिस्तान और ADB की तरफ से, ADB की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो
उधर एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो डायरेक्टर जनरल था उसने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में ये कहा, उसने कहा देखें जो फ्यूचर ऑफ पुलिसिंग है वो ये पुलिस ऑर्डर 2002 है। पाकिस्तान के पुलिस ऑर्डर पूरा 2002 की तारीफ की गई पूरी रीजन की लिए, और उसने कहा जो इसको फॉलो करना चाहेगा हम उसके लिए फंडिंग करेंगे। हाँ जी, और बहुत बड़ी बात है ये वे फॉरवर्ड है, ये वे फॉरवर्ड है कि ये एक इंतहाई अहम दस्तावेज है। एग्जैक्टली। हम वापस आए उस कॉन्फ्रेंस से तो पहला काम जनरल मुशर्रफ के वक्त ही हो गया कि उसमें सैकड़ों के हिसाब से अमेंडमेंट्स हो गई, सैकड़ों अमेंडमेंट्स होंगे उस पुलिस ऑर्डर में जी। हाँ जी, और अगला काम जो मैंने आपको बता दिया वो ये हुआ कि जो उसको उठा के लोगों ने बाहर फेंका, और हम उस वक्त से मुख्तलिफ अदालतों में अभी तक घूम रहे हैं। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है तो, और अक्सर पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहते हैं, अभी आपने रिसेंटली देखा पकड़ धकड़ ये सारी चीज़ें, 1 मिनट है सिर्फ, क्या पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बन चुका है? कैसे मामलात आगे चलेंगे? देखें, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो तो उसको आप पुलिस स्टेट ही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो रूल ऑफ लॉ की तो हमारी हालत बहुत कमज़ोर है। ये किसने करना है? इसमें तो कोई शक नहीं, जो करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं करना है, नहीं गवर्नमेंट्स ने करना है, गवर्नमेंट्स ने, सोसाइटी ने इसके लिए डिमांड करनी है कि जब तक वो एक, जब मैं रिसर्च कर रहा था ना तो उसमें एक जगह ये इस तरह के फिक्रे आए कि सोसाइटी गेट्स द पुलिस इट डिजर्व्स। सोसाइटी गेट्स द पुलिस, तो सोसाइटी हैज टू फाइट फॉर अ पुलिस व्हिच इज डिफरेंट, यू नो, व्हिच इज नॉट बियॉन्ड द रूल ऑफ लॉ। तो ये जब तक हम फाइट नहीं करेंगे, फाइट करना है सोसाइटी ने। हाँ जी, तो पुलिस वालों को अकाउंटेबल करें, क्यों नहीं करते, उनका एहतसाब करें, जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट करें, उसको और रिसोर्सेज दें। आखिरी 5 सेकंड, क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल है इस हवाले से? रूल ऑफ लॉ, पुलिस, ये तमाम कोई चीज़ों में बेहतरी नज़र आ रही है? फिलहाल तो ये है कि दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। बेहतरी आएगी, दुआओं से हो सकता है आ ही जाए। मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे दुनिया का कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि खाली दुआओं से आ जाए। प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने, एक्चुअली उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और मैं आपको छोटी सी बात और भी 1 मिनट चंद सेकंड खत्म कर दूं। हाँ जी प्लीज, कि हमारे यहाँ ये जो पुलिस आई थी ना 1861 वाली, ये आई थी कि इसलिए कि 1843 में सिंध कंकर हुआ था, और सिंध को कंकर किसने किया था? जनरल नेपियर ने। बिल्कुल। अच्छा, जनरल नेपियर आया था आयरलैंड से। आयरलैंड उस वक्त भी डिस्टर्ब था, ठीक है। तो वो मॉडल जो आयरलैंड वाला था वो भी हमारे तक जैसा ही था, कुचल दो। हाँ बिल्कुल, कुचल दो, ठीक है, ठीक। लेकिन अब उन्होंने, यानी 20-22 साल हो गए हैं, आयरलैंड की पुलिस को रिफॉर्म कर दिया, उसका नाम पुलिस सर्विस ऑफ आयरलैंड रख दिया, और इस वक्त की जो मतलब अगर आप मुझे पूछें जी, तो दुनिया की जो बेस्ट रेटेड पुलिस है वो आयरलैंड की है, बहुत, जिसके साथ हम लिंक्ड हैं। हाँ जी, और हम कहाँ हैं और वो कहाँ निकल गए हैं जी। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि हमें पता नहीं है व्हाट इज रॉन्ग विद अस, सब चीज़ों का पता है, हमें पता है कि, लेकिन जब आता है कि हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम, हाँ, खराबी कहाँ है, हम आगे नहीं बढ़ते जी। खराबी कहाँ है? खराबी इम्प्लीमेंटेशन में जी, बिल्कुल। खराबी नाज़रीन इम्प्लीमेंटेशन में है। अदलिया को आज़ाद किया जाए, पुलिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, उनके वसाइल में इजाफा किया जाए, और कानून की अमलदारी के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता ना किया जाए, तभी पाकिस्तान के अंदर अमन हो सकता है। पुलिस का कॉन्फिडेंस जो है वो आवाम का कॉन्फिडेंस पुलिस के ऊपर, और पुलिस पब्लिक फ्रेंडली इसी सूरत में बन सकती है। डॉक्टर शुएब सैडल साहब, आपने बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाला, अभी भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहना चाहिए था, तिश्ने की रह गई कि चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी आपका बेहद शुक्रिया कि आप प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मद्दे मुकाबिल की टीम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।